इस चैप्टर में हमको अलग अलग एटम्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है कि हमारे पीरियोडिक टेबल में जो 118 एलिमेंट्स हैं वो सभी एलिमेंट्स के एटम्स क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करते हैं, वो प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ पढ़ना है हमको। ठीक है, इस चैप्टर में हमको सारा का सारा पीरियोडिक टेबल समझना है। ठीक है, निमोनिक्स के थ्रू जो टेबल है सारा उसको हम लर्न करेंगे। ठीक है, उसको लर्न करेंगे और कैसे कैसे पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, वेरी करती हैं, वो सारा हमको यहाँ पे समझना है। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स को मतलब कुछ एलिमेंट्स को कॉमनली क्या क्या नाम दिए जाते हैं वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले कुछ एलिमेंट्स को कॉमनली क्या क्या बोलते हैं वो देखते हैं। जैसे जो फर्स्ट ग्रुप है, जो फर्स्ट ग्रुप है हमारे पास, ये वाला। एक और बात, हमारा जो ये पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं, जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं ये वाली, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फोर्थ रो है, ये फिफ्थ। ध्यान देना, जो सिक्स्थ रो है वो यहां से स्टार्ट होकर लैंथेनम से येट्रिबियम तक कंटिन्यू होती है। मतलब यहां से ये रो स्टार्ट होगी, फिर यहां से कंटिन्यू होकर यहां तक जाएगी, उसके बाद फिर से यहां से स्टार्ट होकर वहां तक जाएगी। मतलब ये दो एलिमेंट्स, ये 14 एलिमेंट्स, देन ये वाले सारे एलिमेंट्स, ये इसी एक रो के अंदर माने जाएंगे। ठीक है, इस पूरी रो को हम इसके अंदर एडजस्ट नहीं कर सकते थे, इसलिए इस रो को ना हमने अलग रखा हुआ है, वरना ये जो रो है ये आती इसी के अंदर है, इसी के अंदर आती है। ठीक है, सिक्स, देन ये वाली 7। ये जो मेरे पास 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं, इन हॉरिजॉन्टल रोज को हम नाम देते हैं पीरियड्स। पीरियड्स, 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स, ये हमारे पास पीरियड्स हैं। पीरियोडिक टेबल का एक इंपॉर्टेंट नाम पीरियड्स। ठीक है, देन आते हैं वर्टिकल रोज। ये वर्टिकल रोज हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल रोज हैं, 18 वर्टिकल रोज। इन वर्टिकल रोज को हम क्या नाम देते हैं? 18 वर्टिकल रोज को नाम दिया जाता है ग्रुप्स। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं, ठीक है, और 18 वर्टिकल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। 7 पीरियड्स, 18 ग्रुप्स। ठीक है, इसमें कौन कौन से ग्रुप्स को कॉमनली क्या क्या नाम हम देते हैं वो देखेंगे। जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को कॉमनली कहा जाता है एल्कली मेटल्स। इनको एल्कली मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स। एल्कली क्यों? आप 10th में पढ़ते थे टर्म एल्कली। एल्कली का मतलब क्या होता है? एल्कली का मतलब होता है वाटर सॉल्युबल बेस, वाटर सॉल्युबल बेस। ठीक है, तो जो एल्कली हैं ये वाटर सॉल्युबल बेसिस होते हैं, वाटर सॉल्युबल बेसिस हैं, इसलिए हम इनको एल्कली मेटल्स बोलते हैं। ये सारे के सारे मेटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिस फॉर्म करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस। सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इनको हम नाम देंगे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं हम। ठीक है, उसके बाद ये सारे ब्लू वाले जो एलिमेंट्स हैं, ये सारे ब्लू वाले एलिमेंट्स हैं, ये इस डब्बे के अंदर आ रहे हैं, बॉक्स के अंदर आ रहे हैं। इस पूरे बॉक्स को हम क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक। ध्यान देना, आपने इसे पहले चैप्टर में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या पढ़ा?
4 सबशेल्स पढ़े, एस सबशेल, पी सबशेल, डी सबशेल एंड एफ सबशेल। पीरियोडिक टेबल में इन सबशेल्स के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है? ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक। जैसे 4 सबशेल्स होते हैं ऐसे ही 4 ब्लॉक्स होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की समझ है, आप सारा पीरियोडिक टेबल बड़ा अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, आप मुझे बता सकते हो डी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अगर मैं कोई आंसर पूछूं ना तो बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, ठीक है, बच गए, बोलना नहीं है, ठीक है। डी सबशेल में 10 इलेक्ट्रॉन, बोल भी सकते हैं वैसे वो कट हो जाता है। डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है, क्योंकि डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। डी ब्लॉक में 10 ग्रुप्स हैं। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने नंबर ऑफ ग्रुप्स इन अ ब्लॉक, ठीक है। तो इसमें इसलिए 10 ग्रुप्स हैं। ये सारा का सारा जो ब्लॉक है इसको मैं डी ब्लॉक कहूंगा, डी ब्लॉक, ठीक है। और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को क्या नाम दिया जाता है? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम नाम देते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। लिखा हुआ है ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। जो ये वाला 2 ग्रुप्स वाला ब्लॉक है, 2 ग्रुप्स वाले ब्लॉक को हम नाम देते हैं एस ब्लॉक। ये एस ब्लॉक है। और एस ब्लॉक में मतलब एस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि एस सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स हैं। डी सबशेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे, डी ब्लॉक में 10 ग्रुप्स हैं, ठीक है। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को नाम देते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को नाम देंगे, फर्स्ट ग्रुप को नाम देंगे अल्कली मेटल्स, सेकंड ग्रुप को नाम देंगे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला आता है हमारे पास येलो वाला ब्लॉक, इसको बोलते हैं पी ब्लॉक। ये कंप्लीट पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक। और आपको पता है पी सबशेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 6 आते हैं। तो पी ब्लॉक में 6 ग्रुप्स हैं। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक सबशेल में एकोमोडेट हो सकते हैं उतने ग्रुप्स होते हैं उस ब्लॉक में, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट ग्रुप है 18th ग्रुप, इस 18th ग्रुप के एलिमेंट्स को नाम दिया जाता है नोबल गैसेस। पता ही आपको इसके बारे में, मोस्ट कॉमन है नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस। उसके बाद जो 17th ग्रुप एलिमेंट है, 17th ग्रुप के एलिमेंट्स को नाम दिया जाता है हैलोजेंस। इनको हैलोजेंस बोलेंगे, हैलोजेंस। हेलो, हेलो मतलब हेलो वर्ड हम यूज करते हैं सॉल्ट के लिए, सॉल्ट फॉर्मिंग। जितने भी सारे ये हैलोजेंस हैं ये सॉल्ट बनाने में हेल्प करते हैं। हम अपने घरों में जो सॉल्ट यूज करते हैं, टेबल सॉल्ट, क्या फॉर्मूला है उसका? NaCl है, ठीक है, NaCl है। तो उसमें क्योंकि क्लोरीन यूज हो रहा है ये सॉल्ट बनाने में हेल्प कर रहा है। सिमिलरली आयोडीन भी यूज होता है, 10th में पढ़ते थे आयोडाइज्ड सॉल्ट हमें यूज करना चाहिए गॉइटर के लिए, उसको अवॉइड के लिए, ठीक है। तो इनको हैलोजेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सॉल्ट फॉर्मिंग होते हैं। 18th ग्रुप के एलिमेंट्स को नोबल गैसेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अनरिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, बीइंग स्टेबल, ये कोई रिएक्शन नहीं शो करते, इनको रिएक्शन शो करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद 16th ग्रुप, जो 16th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, 16th ग्रुप एलिमेंट्स इनको बोला जाता है कैल्कोजेंस, CHALCOGENS, कैल्कोजेंस। इन्हें कैल्कोजेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ओर फॉर्मिंग होते हैं। 10th में आप एक चैप्टर पढ़ते थे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, पढ़ा हुआ है। उसके लास्ट पार्ट में एक एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स वाला पार्ट था, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। उसमें पढ़ते थे कि मेटल्स नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? ऑक्साइड्स की फॉर्म में करते थे एग्जिस्ट, सल्फाइड्स की फॉर्म में करते थे एग्जिस्ट, करते थे ना। वो ऑक्सीजन या सल्फर कहाँ पे आ रहा है? 16th ग्रुप में आ रहा है। क्योंकि जो मेटल्स हैं वो नेचर में इनके साथ कंबाइन होकर एग्जिस्ट करते हैं,
ये ओर्स बनाने में हेल्प करते हैं, इसलिए इनको ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, साइंटिफिक टर्म है कैल्कोजेंस, इन्हें कैल्कोजेंस कहा जाता है। 15th ग्रुप के एलिमेंट्स को हम नाम देते हैं, लास्ट है, 15th ग्रुप एलिमेंट्स को नाम दिया जाता है नाइट्रोजन्स, क्योंकि इन गैसेस का, ये गैसेस फॉर्म करते हैं नॉर्मली, इन गैसेस का चोकिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, तो अलग अलग ग्रुप के मेंबर्स को क्या नाम दे रहे हैं ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, क्योंकि चैप्टर आते समय मेरे मुंह से निकलता रहेगा कि हैलोजेंस ये प्रॉपर्टी शो करेंगे, हैलोजेंस वो प्रॉपर्टी शो करेंगे, अल्कली मेटल्स की ये प्रॉपर्टी है, कैल्कोजेंस की ये प्रॉपर्टी है। तो आप कंफ्यूज ना हो कि हैलोजेंस क्या होते हैं या अल्कली मेटल्स क्या हैं। मैंने आपको बता दिया कौन कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स को हम क्या क्या नाम देंगे। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर का सबसे पहला पार्ट कौन सा है, हम इसका हिस्ट्री पढ़ेंगे। जो अभी मैंने पीछे आपको लॉन्ग फॉर्म ऑफ टेबल शो किया, मॉडर्न टेबल शो किया, ये थोड़ी ना कि किसी साइंटिस्ट के दिमाग में आया, सपने में आया कि यार ऐसा टेबल होना चाहिए, उसने चक्के सुबह टेबल दे दिया हमको। इस टेबल तक पहुंचने के लिए, पहुंचने तक बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है इस टेबल तक पहुंचने के लिए। तो कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोशिश की, अटेम्प्ट्स किए एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए। ठीक है, वो हिस्ट्री हम यहां पे पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इससे पहले ये भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना ही क्यों है, हमें एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना ही क्यों है, क्यों झंझट में पड़ना है। हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और अगर एक एलिमेंट को उठा लिया जाए तो वो एलिमेंट बहुत सारी प्रॉपर्टी शो करता है, बहुत सारी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारी उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो अगर हम एक एक अलग अलग एलिमेंट को स्टडी करने लग गए तो इनकी केमिस्ट्री को समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर अलग अलग एलिमेंट को थोरोली हमने स्टडी करना शुरू कर दिया तो इनको समझना डिफिकल्ट हो जाएगा, प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए जो साइंटिस्ट थे वो चाहते थे कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें इन एलिमेंट्स की स्टडी इजी हो जाए। हम एलिमेंट्स की स्टडी सिस्टमैटिक वे में कर सकें, एलिमेंट्स की स्टडी को, उनकी प्रॉपर्टीज को समझना इजी हो जाए। ठीक है, उसके लिए एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन करना जरूरी है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, पीछे जो ये हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ा, देखा, मतलब इसमें एक ग्रुप में आने वाले जो एलिमेंट्स हैं, हम कह सकते हैं कि जो ये एक ग्रुप में आने वाले एलिमेंट्स हैं ना, ये लगभग सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज में काफी सारी रिजेंबलेंस है, सिमिलैरिटी है। ठीक है, सिमिलरली सेकंड ग्रुप के जो मेंबर्स हैं इनकी प्रॉपर्टी में काफी सारी सिमिलैरिटी है। तो एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना इसलिए जरूरी है ताकि हमको उनको समझना इजी हो जाए। ठीक है, कि एक ग्रुप में आने वाले एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होंगी। तो इसीलिए एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना जरूरी है ताकि सिस्टमैटिक वे बने, हम आसानी से उनकी प्रॉपर्टी को समझ सकें। अब कौन कौन से साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए वो देखेंगे। सबसे पहला जो साइंटिस्ट था वो था डॉबरिनर्स ट्राइड। डॉबरिनर सबसे पहले साइंटिस्ट्स में से एक था जिसने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की। ठीक है, इसके टाइम पे, बहुत पुराना टाइम है इसका, इसके टाइम पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे वो 40-50 के आसपास होंगे। आज जो 118 एलिमेंट्स हैं, इसके टाइम पे 40-50 एलिमेंट्स ही डिस्कवर्ड थे, ज़्यादा नहीं थे। ठीक है, तो इसने उन एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए क्या सिस्टम दिया वो समझते हैं। जो डॉबरिनर है इसने सभी एलिमेंट्स को स्टडी किया, सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को समझा, और सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को समझने के बाद इसने पता क्या किया,
सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स के ना 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बना दिए। इसने क्या किया, 3 ऐसे एलिमेंट्स उठाए जिनकी प्रॉपर्टीज लगभग सेम है। वो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स 3 एलिमेंट्स का इसने ग्रुप बना दिया। उन 3 एलिमेंट्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, ट्रायड बोलते हैं। तभी नाम है डॉबरिनर्स ट्रायड। ट्रायड मतलब 3 एलिमेंट्स का ग्रुप। और ऐसा नहीं है कि रैंडमली कोई भी 3 एलिमेंट्स को उठा लिया, ग्रुप बना दिया। वो जो 3 एलिमेंट्स का ट्रायड डॉबरिनर बना रहा था, उन तीनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज लगभग सेम होनी चाहिए, सेम प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। ठीक है, तो इसने क्या किया, ही मेड ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स जिनको ट्रायड बोला गया, having resemblance in their properties। उसने सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले 3 एलिमेंट्स के ग्रुप को बनाया, और ग्रुप को बनाने के बाद ना एक बड़ी कैरेक्टरिस्टिक सी चीज ऑब्जर्व की। वो देखता, जैसे एग्जांपल है लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम। तो वो देखता कि लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, इन तीनों की प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटीज हैं। 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, लिथियम का, सोडियम का, पोटाशियम का। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जर्व की उसने। वो देखता कि लिथियम का जो मास है ना वो 7 है, 7। पोटाशियम का जो मास है, एटॉमिक मास, वो 39 है। ठीक है, और उसको पता था कि सोडियम का जो मास है ना वो 23 है। उसने देखा कि लिथियम का जो मास है 7, पोटाशियम का जो मास है 39, अगर मैं इन दोनों का एवरेज निकाल लूं, मीन निकाल लूं, तो 46/2 दैट इज 23। तो उसने देखा कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के मासेस का जो मीन है वो बीच वाले एलिमेंट के मास के इक्वल है। अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट का मास और सेकंड एलिमेंट के मास का मीन निकालता हूं, जो मेरा आंसर आएगा, मीन आएगा, वो बीच वाले एलिमेंट के मास को बता देगा। और ये चीज बड़ी अच्छी लगी उसको कि अगर हम 3 सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स का ग्रुप बनाते हैं तो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के मासेस का मीन हमें बीच वाले एलिमेंट का मास बता देगा। ठीक है, और ये इसने रूल दे दिया इस कंसेप्ट को देख के। बट ये जो कंसेप्ट इसने हमको दिया, ये एल्कली मेटल्स पे ही प्रॉपरली अप्लाई हो रहा था। बाकी ट्राइड्स पे जब इसको अप्लाई किया गया तो कुछ वेरिएशंस आ रही थी मासेस में, एग्जैक्ट मास नहीं आ रहा था। जैसे फर्स्ट ट्राइड है। सेकंड अगर हम ट्राइड की बात करें, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, उसने ये ट्राइड भी यूज किया जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन तीनों की प्रॉपर्टीज लगभग सेम सी होती हैं। ठीक है, क्लोरीन का जो मास है वो 35.5 है, क्लोरीन का मास 35.5 है, आयोडीन का मास 127 होता है। ठीक है, अब इन दोनों एलिमेंट्स के मासेस का अगर हम मीन निकालते हैं 162.5/2 दैट इज 81.25। तो डॉबरिनर के अकॉर्डिंग जो ब्रोमीन का मास है वो इन दोनों के मासेस के मीन के इक्वल होना चाहिए 81.25। बट एक्चुअली जो ब्रोमीन का मास है वो 80 आ रहा है, मतलब 80 होता है। ब्रोमीन का एक्चुअली जो मास है वो 80 है, बट डॉबरिनर कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो मीन मास आ रहा है, जो मीन मास आ रहा है वो 81.25 आ रहा है, जो एक्चुअल मास से थोड़ा सा डिफरेंट है। यहां एक्यूरेटली अप्लाई नहीं हो पा रहा, जब दूसरे ट्रायड पे अप्लाई किया गया। ऐसी थर्ड एक और ट्रायड यहाँ पे कंसिडर किया डॉबरिनर ने, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम।
कैल्शियम का मास होता है 40, बेरियम का मास है 137। ध्यान देना, मैंने जो ये वाला ट्राइड लिया है इनको क्या बोलते हैं हम? एल्कली मेटल्स। ये एल्कली मेटल्स हैं। जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इनको क्या बोलते हैं कॉमनली? हैलोजेंस। इनको हैलोजेंस बोलते हैं। और जो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम है इनको कॉमनली एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोला जाता है। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो इसमें जब ट्राइड बनाया गया, कैल्शियम और बेरियम का मीन निकाला गया, मासेस का मीन निकाला गया, वो भी स्ट्रोंशियम के मास के एग्जैक्ट सिमिलर नहीं आ रहा था। कैल्शियम का मास 40, ब्रोमीन का मास 137/2, दैट इज 177/2, 88.5। स्ट्रोंशियम का मास होता है 87। तो इसके कंसेप्ट में, इसका कंसेप्ट एक्चुअली जो अप्लाई हो रहा था वो सिर्फ अल्कली मेटल्स के ट्राइड में हो रहा था। बाकी ट्राइड्स में जब इसका कंसेप्ट अप्लाई किया गया तो थोड़ी बहुत आंसर्स में वेरिएशंस आ रही थी। ठीक है, क्योंकि इसका कंसेप्ट सभी ट्राइड्स पे अप्लाई नहीं हो रहा था, इसका कंसेप्ट कुछ टाइम बाद डिस्कार्ड कर दिया गया था। किसी ने कंसेप्ट दिया, वो कंसेप्ट हर जगह अप्लाई हो रहा है, तभी उसके कंसेप्ट को यूज करने का फायदा है। अब इसका कंसेप्ट सिर्फ एक जगह पे प्रॉपरली अप्लाई हुआ, इसमें प्रॉपरली अप्लाई नहीं हो रहा, इसमें प्रॉपरली अप्लाई नहीं हो रहा, तो इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। जिसके लिमिटेशन देखें, लिमिटेशन, his triad concept was not applicable for all triads. मीन मास आप कह सकते हो, इसका जो मीन मास वाला कॉन्सेप्ट था, इसका जो मीन मास वाला कॉन्सेप्ट था वो सभी ट्राइड्स के लिए अप्लाई नहीं हो रहा था, सिर्फ अल्कली मेटल्स पे ही मीन एप्लीकेबल था, इसलिए इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो ये सिंपल सा क्लासिफिकेशन थी डॉबरिनर की, उसने वो जितना समझ पाया उसके अकॉर्डिंग हमको समझाया। ठीक है, बट ज़्यादा ट्राइड्स पे अप्लाई नहीं हो पाया, इसलिए एक्सेप्टेड नहीं था इसका कंसेप्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन किस बेस पे आ सकता है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कैसे होंगे? आपको एक तो क्वेश्चन आ जाता है कि ए बी सी 3 एलिमेंट्स को यूज करके एक डॉबरिनर ट्राइड बनाया गया। 3 एलिमेंट्स को यूज करके एक डॉबरिनर ट्राइड बनाया गया। ठीक है, आपको टीचर क्या करेगा? ए का मास गिवन दे देगा, ठीक है, आपको सी का मास दे देगा, और आपसे कहा जाएगा डॉबरिनर्स कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो बी वाला एलिमेंट है इसका मास बताओ कितना होगा। तो डॉबरिनर ने क्या कंसेप्ट दिया था? फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के मासेस का मीन बीच वाले के इक्वल होगा, तो इसके और इसके मास का मीन निकाल लो, बी का मास आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, चाहे हर ट्रायड में प्रॉपरली एप्लीकेबल नहीं था, बट कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आपको आ सकता है। ठीक है, सेकंड टाइप का क्वेश्चन आपको कैसे पूछा जा सकता है? आपको ऑप्शंस में कुछ ट्राइड्स गिवन दे देंगे, बता देंगे 4 ट्राइड्स दे दिया आपको। ठीक है, आपसे कहा जाएगा कि बताओ इन चारों में से कौन सा डॉबरिनर ट्राइड नहीं है, या 4 ऐसे ऑप्शंस हैं, पूछ सकते हैं इनमें से कौन सा डॉबरिनर ट्राइड है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन सा डॉबरिनर ट्राइड है, कौन सा नहीं है? ध्यान देना है। देखो हैलोजेंस मैंने आपको कौन से बताए? हैलोजेंस होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। डॉबरिनर ने जब अपना ट्राइड बनाया तो वो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को यूज करके बनाया, इसको यूज करके बनाया। ठीक है, उसने इन तीनों को यूज करके अपना ट्राइड क्यों नहीं बनाया? ये भी तो हैलोजेंस ही है। जो डॉबरिनर था वो फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन इन तीनों को यूज करके भी तो ट्राइड बना सकता था, नहीं बनाया। उसने
क्लोरीन को, ब्रोमीन को और आयोडीन को ही यूज किया। क्यों यूज किया? क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर है 35 और आयोडीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 53। इसमें इसके एटॉमिक नंबर में 18 का गैप है, इसके एटॉमिक नंबर में 18 का गैप है। डॉबरिनर ट्रायड वो ट्रायड होगा जिसमें उन दोनों एलिमेंट्स के बीच में जो गैप है, एटॉमिक नंबर का गैप है, वो सेम है। तो इसको हम डॉबरिनर ट्रायड कंसिडर करेंगे क्योंकि क्लोरीन और ब्रोमीन के एटॉमिक नंबर में 18 का डिफरेंस है, ब्रोमीन और आयोडीन के एटॉमिक नंबर में 18 का डिफरेंस है। जबकि फ्लोरीन और क्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, क्लोरीन का 17, इसके एटॉमिक नंबर में 8 का डिफरेंस है। क्लोरीन और ब्रोमीन के एटॉमिक नंबर में 18 का डिफरेंस है। अगर डिफरेंस डिफरेंट है, अगर दोनों एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर में डिफरेंस अलग अलग है, डिफरेंट है, उसको डॉबरिनर ट्रायड कंसिडर नहीं करते हम। समझ आई बात? ठीक है, एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे मान लो मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, ठीक है। उसके बाद मान लेते हैं, अच्छा ये कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, ठीक। दूसरे वाले को डॉबरिनर ट्रायड माना जाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें 18 का डिफरेंस है, इसमें भी 18 का डिफरेंस है। इन दोनों के एटॉमिक नंबर्स में डिफरेंस सेम है, यहाँ पे भी गैप सेम है एटॉमिक नंबर में, यहाँ पे भी डिफरेंस सेम है। बट अगर हम बात करें इसकी, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, कैल्शियम का 20, यहाँ पे ओनली 8 का डिफरेंस है, यहाँ पे 18 का डिफरेंस है, क्योंकि इनके एटॉमिक नंबर्स में गैप डिफरेंट है। ये डॉबरिनर ट्रायड कंसिडर नहीं किया जाएगा, ये डॉबरिनर ट्रायड नहीं है, ये डॉबरिनर ट्रायड माना जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक कंसेप्ट समझ आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, इसने भी अराउंड जो अपना कंसेप्ट दिया था वो 1865 में कंसेप्ट दिया था अपना, 1865 में। न्यूलैंड के टाइम पे ओनली 56 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड। न्यूलैंड के टाइम पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे वो कितने थे? सिर्फ 56 थे। जो आज 118 है, इसके टाइम पे सिर्फ 56 थे। इसने उन्हीं 56 एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की। इस बंदे ने हमको ये बता दिया था, इसने ये कहा था कि जितने एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, 56 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, फ्यूचर में और एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं होंगे। ये प्रिडिक्शन की थी इसने, जो गलत थी बिल्कुल ही। और ये कुछ बुक्स में लिमिटेशन में एक पॉइंट भी दिया होता है कि इसने प्रिडिक्ट किया था कि 56 से ज़्यादा एलिमेंट्स फ्यूचर में डिस्कवर नहीं होंगे। बट आज हमारे पास 118 एलिमेंट्स अवेलेबल है। इसका कंसेप्ट क्या था? देखो, चाहे इसका कंसेप्ट भी आज हम यूज़ नहीं करते, बट न्यूलैंड सबसे पहला ऐसा साइंटिस्ट था, केमिस्ट था, जिसने एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट दिया, एक बड़ा अच्छा आइडिया दिया दूसरे साइंटिस्ट को। इसने कहा कि हमें जो एलिमेंट्स अवेलेबल हैं अभी, उन एलिमेंट्स को ना एटॉमिक मासेस के ऑर्डर में अरेंज करना चाहिए। हमें एलिमेंट्स को एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें कुछ पैटर्न देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसका कंसेप्ट क्या था? इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ increasing atomic weight, increasing order of atomic weights, then similar properties will repeat after
the interval of 8, just like musical notes. इसने हमें कहा कि अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने पे जो हर एक 8वां एलिमेंट होगा फर्स्ट के अकॉर्डिंग जो 8th एलिमेंट होगा वो बिल्कुल सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करेगा जो फर्स्ट एलिमेंट कर रहा है, ठीक है। एक पर्टिकुलर एलिमेंट के रिस्पेक्ट में जो 8वां एलिमेंट है वो इसकी तरह सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा। पहले और 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज लगभग सेम होंगी, ठीक है। ये पैटर्न इसने ऑब्जर्व किया जब इसने एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के ऑर्डर में अरेंज किया, और इसी का इसने लॉ बना दिया। और अपने इसी कंसेप्ट को इसने किससे कंपेयर किया? म्यूजिकल नोट से। जैसे सा रे गामा पा धा नी सा 7 म्यूजिकल नोट्स हैं, उसके बाद जो 8th म्यूजिकल नोट होगा वो फिर से सा होगा, रिपीट हो रहा है। ऐसे ही एलिमेंट्स को जब एटॉमिक वेट्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो जो प्रॉपर्टी है हर एक 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर होगी, रिजेंबलेंस शो करेगी उसकी प्रॉपर्टी के साथ। समझ आ गई बात? एग्जाम्पल जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। उसने इन्हीं के साथ किसको रख दिया था? हाइड्रोजन को रखा था। न्यूलैंड ने हैलोजन्स के साथ हाइड्रोजन को प्लेस किया था, ठीक है। तो इस तरह से इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया। ये उस टाइम के कुछ डिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे जिसको उसने एटॉमिक वेट के ऑर्डर में अरेंज किया और एक पैटर्न ऑब्जर्व किया। अगर मैं इस लिथियम को फर्स्ट एलिमेंट मानता हूं, फर्स्ट एलिमेंट कंसिडर करता हूं, काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 देन 8। लिथियम के अकॉर्डिंग 8वें नंबर पे कौन आया? सोडियम आया। तो सोडियम लिथियम जैसी प्रॉपर्टीज शो करेगा, ठीक है। ऐसे ही मान लो मैं बोरोन इसे कंसिडर करता हूं। अब मैं इसको फर्स्ट एलिमेंट कंसिडर करूं तो इसके रिस्पेक्ट में 8th नंबर पे कौन आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 एल्यूमिनियम आ रहा है। तो एल्यूमिनियम इसके 8वें नंबर पे आ रहा है तो एल्यूमिनियम इसकी तरह प्रॉपर्टी शो करेगा। अच्छा था कंसेप्ट उसका, अच्छा कंसेप्ट था। उसने सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये बताई कि अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के ऑर्डर में अरेंज करेंगे ना तो हमें कोई ना कोई चीज, एक पैटर्न जरूर देखने को मिलेगा। आप ये भी कह सकते हो इसी चीज को फॉलो किया मेंडलीव ने। मेंडलीव का टेबल काफी बेटर टेबल था, उसने भी इसी कंसेप्ट को फॉलो किया था, एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट्स के ऑर्डर में अरेंज किया था, ठीक है। तो इसने एक चीज अच्छी दी कि हमें एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के ऑर्डर में अरेंज करना चाहिए। इसने एक पैटर्न भी ऑब्जर्व किया, वो भी काफी अच्छा था, कन्विंसिंग कंसेप्ट था, ठीक है। बट फ्यूचर में जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुई, इसका सारा कंसेप्ट गलत हो गया बेचारे का। फ्यूचर में जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुई, वो नोबल गैस कहां पे आती? वो नोबल गैस फ्लोरीन के बाद आएगी, नियोन। और जैसे ही नियोन डिस्कवर हुई, सोडियम का जो 8वां नंबर था वो क्या बन गया? 9th नंबर बन गया। और इसका ऑक्टेव्स वाला सारा कंसेप्ट गलत हो गया। इसका कॉन्सेप्ट तब तक चला, तब तक अप्लाई हुआ जब तक नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी। नोबल गैसेस की डिस्कवरी के बाद ये जिन एलिमेंट्स को 8वें नंबर पे बता रहा था वो 9th नंबर पे आने शुरू हो गए, ठीक है। नियोन,
आर्गन, क्रिप्टन। जब ये नोबल गैसेज डिस्कवर हुई तो हर एक एट्थ एलिमेंट की पोजीशन 9th बन गई और ऑटोमेटिकली इसका कंसेप्ट गलत प्रूव हो गया। समझ आ गई बात? ठीक है, तो इसका कंसेप्ट अच्छा था बट नोबल गैसेज की डिस्कवरी के बाद अप्लाई नहीं हो पाया। तो इसकी लिमिटेशंस क्या हैं वो देखते हैं। सबसे पहले इसकी लिमिटेशन है ओनली 56 एलिमेंट्स will exist in the future, in the nature, sorry. नेचर में सिर्फ 56 एलिमेंट्स ही एग्जिस्ट करेंगे, उससे ज़्यादा एलिमेंट्स फ्यूचर में डिस्कवर होंगे ही नहीं। ये प्रेडिक्शन बिल्कुल गलत थी इसकी। सेकंड, न्यूलैंड का जो कॉन्सेप्ट था ना वो कैल्शियम तक ही अप्लाई हो पा रहा था। हिज कॉन्सेप्ट was applicable up to calcium. कैल्शियम तक ही इसका कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल था, उसके बाद इसका कॉन्सेप्ट अप्लाई हो ही नहीं पा रहा था। ठीक है, उसके बाद 8वें नंबर पे जो एलिमेंट आ रहा था वो फर्स्ट से सिमिलर प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा था। ठीक है, तो न्यूलैंड ने भी एक अच्छी कोशिश की एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की, एक नया सा कंसेप्ट दिया, बट वो नोबल गैसेज की डिस्कवरी के बाद गलत प्रूव हो गया।